भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक हकीकत बयान करने पर हुक्मरान जमात ने इनके सर की 2 करोड़ रुपए कीमत लगा दी है। अब ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है कि ना 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को। कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व्स है, 2 मिलियन रिजर्व्स है ताइवान के पास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई मैंने नहीं बल्कि ये वो अल्फाज हैं जो 2002 में मैं समझती हूँ ये न सिर्फ हमारी है बल्कि साउथ एशिया की बदकिस्मती है, और अब तो मैं कहूँगी ये दुनिया की बदकिस्मती है कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफरत को फरोग देती है। डॉक्टर जयशंकर साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है ना, वो कहते हैं हम बड़े हैं, ये क्लेम करता है ना, पूरा हिंदुस्तान करता है कि हम बड़े हैं। हम कहते हैं आप बड़े हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान वीक है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जो वीक होगा आप उसको दबोच के रख के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे? पुट्टो कत्ल करोगे और घर से पुट्टो निकले। हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसके कारण बिलावल का हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान में इसकी निंदा की गई। प्रोटेस्ट के दौरान मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भुट्टो के सिर पर 2 करोड़ का इनाम रख दिया, जिससे भुट्टो तिलमिला उठा। भुट्टो अच्छी तरह से जानता है पाकिस्तानी 2 करोड़ के लिए तो पाकिस्तान बेच देंगे, सिर्फ तो छोटी सी बात है। भुट्टो ने कहा भारत कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा जो देश आतंकवादियों को पनाह देता है और उसकी सरकार आतंकियों के सहारे पर चलती है वो ऐसी बात ना करे तो बेहतर है। बांग्लादेशियों पर करे गए अत्याचार, वहां की बहन महिला बेटियों के साथ आपने जो जुर्म की हर इंतहा को पार किया है उसे पूरी दुनिया भुला नहीं सकती। जुर्म की दुनिया में जीता जागता उदाहरण पेश किया है पाकिस्तान ने। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, इस पर नजर डालते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका जवाब मैं फखर से लेती हूँ कि फखर आखिर उस जगह पे कोई अच्छी बात भी की जा सकती थी दोनों कंट्रीज की तरफ से, और खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान काफी कमजोर है फाइनेंशियली भी और हर तरह से। तो एक ये बात निकाल कर, जबकि हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी एक टेंशन देख रहे हैं, एक बार फिर इस किस्म की बात करके, और जो लोग कहते हैं ट्रेड ओपन कर दें जी, यहाँ पे फ्लड है तो वहां से चीजें ले लें इंडिया से, एक तरफ ये बात की जाती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर देते हैं जाके फॉरेन मिनिस्टर। देखिए, अगर मैंने आपको पहले उसमें भी बता दिया, पहले आंसर में भी, कि अगर मैं ये कहूंगा कि वो लोग नहीं करते, डॉक्टर जयशंकर साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है ना, वो कहते हैं हम बड़े हैं, ये क्लेम करता है ना, पूरा हिंदुस्तान करता है कि हम बड़े हैं। हम कहते हैं आप बड़े हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान वीक है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जो वीक होगा आप उसको दबोच के रख के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। देखो, मैं कहता हूं अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, लेकिन यार एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुभ रही है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ नहीं, सुने मैं बताता हूँ जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं तो इतने सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे, इतने सालों से यही चीज नहीं। देखिए, याना जी, मैं एक बात आपको मिर्ची लगी नहीं, आप जो मर्जी दोनों खवातीन कह सकती हैं, कोई मसला नहीं है यार, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ। बट द थिंग इज कि जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो गलत है यार उसको गलत कहूंगा। उसकी वजह ये है कि ठीक है, मैंने कहा ना कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। आप तो भाई जयशंकर साहब, आप तो 135 करोड़ की डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर हैं और आपकी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप करें ना अच्छी बात। क्यों आप कहते हैं? क्योंकि आप मैं यकीन करें, मैं मॉनिटर करता हूं जयशंकर साहब, मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं और मैं सुनता हूं उनकी पूरी स्पीचेस, घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया। बात यह है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूं ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं उसकी तरफ भी आता हूं। आइडिया दे रहा हूं, बिल्कुल आइडिया दे। मैं ये कहता हूं कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो अभी उसको दिखाएंगे। नहीं देखिए, मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा, बस आने वाले हैं। खैर, मोदी जी बड़े जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है वो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए फकर साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू टेल मी वन थिंग। मैं मान गई
एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे? ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल, ये भाई वो हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं? आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे? ओ कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। तो यू फंस टेल गई मी, होगी, आप याना सीधी बताइए। आती थी ना, वो फंस जाती थी पहले। याद है? हाँ। एक मैं कहता हूं ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता? यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह दें, नहीं लेकिन है एक यार, मुद्दा मुद्दा मौजूद नहीं है। है, नहीं नहीं है यानी मुद्दा, ये है वो पाकिस्तान मुद्दा। आप मुझे बताइए कि बिलावल तो खैर बच्चा है, अभी तो दूध पी रहा है, अभी तो उसके दूध के दांत टूटे नहीं है। अगर वो कोई गलती करता है तो हिंदुस्तान थोड़ी बहुत इग्नोर हम कर भी देते हैं कि पैर हिला हिला करके बेचारा अपना स्पीच भी देता है, उर्दू भी ढंग से नहीं आती है, अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती है, तो चलो ठीक है, कभी तो पाकिस्तान में रहा नहीं है, हमेशा बाहर रहा है, लूट खसोट करके फिर कहीं ना कहीं जाकर के बच जाएगा। लेकिन शाजिया को क्या हो गया है भाई? उन्होंने गांधी जी को भी बुरा भला कह दिया कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो हम दूसरा थप्पड़ बढ़ा दें। उसके बाद फिर मोदी जी के बारे में उन्होंने इतना शेमलेस बात कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शाजिया जी को याद आना चाहिए 1971 वॉर के बारे में। उनको याद करना चाहिए कि हमने जीता था, वी वॉन दैट वॉर, वी वॉन दैट बैटल। माफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जबान खींचना नहीं आता है, या हमें रस्सी खींचनी नहीं आती है, या रस्सी कसनी नहीं आती है। आज हमारे पास आईएनएस मुर्मुगांव जैसी चीजें हैं, आज हमारे पास अग्नि 5 जैसी, जिसको मैं अग्नि फायर ही कह रही हूँ शुरू से लेकर के अब तक, आपके चैनल पर जो मैं बैठी हूँ, अभी रात का 10 बज रहा है, तो अब तक मैं कह रही हूँ कि अग्नि फायर है। तो हम ऐसी चीजें करते हैं तब तो हम इतनी शेमलेस, इतनी डेरोगेटरी और डिफेमेटरी रिमार्क नहीं देते। एक औरत होकर के, एक मुसलमान औरत होकर के इतनी बदतमीजी से बात करना, मुझे नहीं लगता है कि एक मंत्रालय के पद पर पे बैठ करके, इतने बड़े चेयर पर बैठ करके उनको इस हिसाब से बात करनी चाहिए थी। एक डिग्निफाइड, एक क्वालिफाइड महिला जिस हिसाब से बात करती है, उसको उन चीज का लिहाज रखना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस तरफ अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा सुना है, ये कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल लॉन्च कर दिया, को 8000 किलोमीटर जो है उसकी ऑपरेशनल रेंज है। तो मतलब क्या भारत जो है वो जो महात्मा गांधी साहब के विजन से पीछे हट रहा है? ये कोई और भारत है? क्योंकि जितना डिफेंस वेपन्स पे पैसा लग रहा है, बता लो, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आपके पास पावर नहीं है, कोई पीस नहीं है। खाबे गफलत में जीने का दौर ना है, न वक्त है, न तरीका, न नोबियत है, न ही हमारी फितरत है, समझिएगा। अभी डॉक्टर जयशंकर साहब एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव पे थे, वहां उनसे किसी ने यही सवाल पूछा था लगभग। उन्होंने कहा, डिप्लोमेसी राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। ये जो हमने अभी टेस्ट किया, इसकी डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ। इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर। ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई। वो डॉग फाइट जो चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह के मिसाइल का टेस्ट हो गया। चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका। नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे। इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस। पावर ओनली एंश्योर्स पीस। आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा। तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है। ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस। आप इसको इस एंगल से देखिए। देखिए, अब ये आईसीबीएम की रेंज में आ गया है। 5000 किलोमीटर के ऊपर जो रेंज होती है वो आईसीबीएम की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इसमें MRI-IV सिस्टम एक है। बेसिकली, मतलब टू सिंप्लीफाई इट, ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है और उनको एक एक जगह पे ड्रॉप इन कर सकता है। ये एक साथ ही 1500 किलो का बॉम्ब लेके नहीं जा सकता। एंड वी आर द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ टाइम टेस्टेड MRIV टेक्नोलॉजी। So we are the 4th country in world to have a ICBM in a MRIV technology, 4th in the world, indigenously developed। और आप जानते हैं हम तो बहुत कम खर्चे में सब करते हैं और हमारा सिस्टम टाइम टेस्टेड है। इससे चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि चाइना का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई उनका लीडर या कोई ऐसा एसेट हो जो सेफ है। अगर यद्यपि ऐसी जरूरत पड़े, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं जरूरत ना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ती है। और आपने एक और चीज इसका फीचर देखा होगा, जब ये वापस एंटर करता है एटमॉस्फेयर में,
ये भी टर्मिनेशन स्टेज में आता है। मैक 24 स्पीड है और MRI भी है, तो मतलब इसकी मार से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एट मैक 24 इफ आर MRIV नो अमाउंट ऑफ मिसाइल शील्ड कैन प्रोटेक्ट यू। मिसाइल शील्ड आपको इस स्टेज पे प्रोटेक्ट करता है जब आप यहाँ होते हो, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर चल रहे हो। तो एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है चीमा साहब, एंड वी मेड इट लाइट वेट, 3 स्टेज सॉलिड इंजन, और रेंज जो 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जाती है, 5500 से 8000 तक, पर जो ऑफिशियल फिगर है वो 5500 की। पर 5500 में कोई गली कोचा मोहल्ला, कोई भी दर्क और कोई भी व्यक्ति चाइना का रेंज से बाहर नहीं है। बेसिकली देखिए, सीधा बोले तो इस मिसाइल का परीक्षण करने का मतलब है चाइना को एक सीधा साधा और बहुत क्लियर मैसेज है ना, वो मिसाइल चले गए। और ये आप चेक करिएगा, MRIV विद ICBM न्यूक्लियर कैपेबल, 1500 किलो का पेलोड बहुत ज्यादा होता है। विद MRV इज फोर्स मल्टीप्लायर MRIV के साथ। देयर वर द ओनली 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस। अभी US के पास है, टाइम टेस्टेड है, रशियन मिसाइल्स दे आर नंबर 1, चाइना क्लेम करता उनके पास है, अब उम्मीद है वो चलता भी होगा, और एक हमारे पास है 100% चलता है, क्योंकि इसकी जो ट्रायल्स है ये ओपन फोरम में और कई सालों से हो रही है। और काफी लोगों के जो हमारे दोस्त भी है और बहुत ज्यादा करीबी दोस्त भी है, उनके सैटेलाइट वेटेलाइट भी नजर रखते हैं, तो उनको भी ये पता, हाँ ये मिसाइल चलता, चाइनीज खिलौने की तरह नहीं है, चले चले ना चले, ये कहानी है चीमा साहब। तो मिसाइल बिल्कुल चलती है और चाइना की नींदें उड़ गई है, उड़नी भी चाहिए। और जो पॉलिसी जनरल ज़ियाउल हक ने 1977-78 में शुरू की थी इंडिया को जिच करने के लिए, आज हम उस पॉलिसी की फसल काट रहे हैं। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी कि हमने इंडिया के लिए, इंडिया एक बहुत बड़ा हाथी है और उसको हमने कंटेन करने के लिए उसके लिए गड्ढे खोदने हैं। तो वो उन गढ़ों को खोदते खोदते कश्मीर की सूरत में, फिर अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तालिबान के साथ हमारा गठजोड़, और इसके नतीजे में ऐसी फोर्सेस अब आई हैं सामने जो कि खुद पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं। तो उससे ये लगे बड़ी कोता अंदेशी की एक पॉलिसी थी जिसका आज हम बोया हुआ काट रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा साल या 2 साल में भी हमारे हालात बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि जो गड्ढे हम खोद रहे थे इंडिया के लिए, वही गड्ढे इंडिया ने हम